एक ट्रीटमेंट पे कुछ आपको चीज़ें जो हैं वो आपको मद्देनज़र रखनी है। मैं आपको दवाइयाँ तो मैंने कुछ 67 दवाइयाँ निकाली हैं शुगर पे, लेकिन जब तक आप उसको समझेंगे नहीं आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो ट्रीटमेंट में पहले तो एक हिस्सा आप ये समझे कि ये है क्या, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, जेस्टेशनल क्या है, स्पाइडर्स क्या है। इस हद तक तो आपको मैंने बड़ी शॉर्टली भी, और मैं कहता हूँ कि मेरे बहुत सारे लोग सुनने वाले जो होम्योपैथिक नहीं हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं, वो कहते हैं जी आप बड़े बेहतर तरीके से समझा देते हैं, बात हमें समझ आ जाती है। जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, अब इसमें हमें कौन से ऐसे मेजरमेंट लेनी है, कौन से ऐसे ग्राउंड लेने हैं कि हम हर तरह की शुगर को ठीक करें। अब पहला क्या है कि आपने जेनेटिक इश्यूज को एड्रेस करना है कि उस खानदान के अंदर पहले कौन सी बीमारियां थी। अब पहले बीमारियां जो उसको हम कहते हैं प्री नेटल, तीन चीजें होती हैं, प्री नेटल पैदाश से पहले, पेरी नेटल पैदाश के दौरान, और पोस्ट नेटल पैदाश के बाद क्या हुआ। पैदाश से पहले वो तमाम विरासती बीमारियां शुगर पैदा करा सकती है, ये ध्यान में रखें। मोस्ट कॉमन जिसके खानदान में पहले शुगर है उसके तो 4 में से 1, 2, 3 बच्चों के हो सकता है, चारों के भी चांसेस हैं। इसका मतलब वो जीन्स ही वीक आ गया। और दुनिया की कोई साइंस नहीं है भाई जो जीन की वन रेस टू दूसरी रेस में जब जाता है तो ठीक करने की सलाहियत रखता है, मास होम्योपैथी के। और उसको कौन ब्रेक करता है? उसको कार्सिनोसन ब्रेक करता है। तो ये आप जेनेटिक इश्यूज पे आपने एड्रेस करना है। और वो बंदा कहता है मेरे तो वाला, हमारे तो खानदान में शुगर है, आप शुगर की 1000 दवाई इसको देंगे नहीं कंट्रोल होगी जब तक आप उसको कार्सिनोसन नहीं देंगे। तो कार्सिनोसन क्या करेगी? उसको ब्रेक करेगी और उस जीन को, जो जीन वीक, और बाद में देखने में आया, और देखने में ये आया कि बाद दफ़ा जो फैमिली के अंदर डिजीज कुछ चल रही है, लेकिन जब दूसरी रेस में बीमारी आती है तो उसकी शक्ल ही बदल जाती है, वो किसी और शक्ल में नमूद आ जाती है। तो ये ध्यान में रखें कि ये जितने लोगों को शुगर होती है इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। तो उस मसले को जो नोन है या अननोन है उसको आपने कार्सिनोसन दे के उसको रोकना है। ठीक है जी। फिर देखें कि कौन सी और डिजीज चल रही है। टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, वैक्सीनेशन हो सकती है। हाँ, अगर टीबी की हिस्ट्री आ रही है तो आप ट्यूबरकुलोनियम लगा दें, बेसिलिनियम लगा दें। अगर आप टीबी की हिस्ट्री है और आप टीबी को एड्रेस नहीं करते तो फिर भी आप शुगर को, आपने कहा जो डॉक्टर अली ने कहा था कार्सिनोसन लगा देना तो ठीक हो जाएगा। भाई कार्सिनोसन तो लगा ली, उसके अंदर तो दूसरा मियाज़म भी एक निकल आया, उसको भी तो एड्रेस करना है। और ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया जो है ना आपकी तरफ इस वक्त देख रही है, दुनिया आपको देख रही है और होम्योपैथी को लोग पढ़ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, मैं एक हमारे शहर का एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन है, उसके पास एक केस प्रेजेंट होता है, उसको ब्रेन एब्सेस होता है और ब्रेन एब्सेस को वो शो कर रहा है कि शायद ये कैंसरियन है, शोभा ये हो कि कैंसरियन हो सकता है। उसने कहा ये तो सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। तो उस पेशेंट से वो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये मैं होम्योपैथिक दवाई दे रहा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, इसको तो ब्रेन एब्सेस है और ये तो कैंसरियन भी हो सकता है, तो इसको होम्योपैथिक दवाई दे रहा है, तो ये तो सर्जरी भी बड़ी मुश्किल। वो कहता है मैं किसी और सर्जन के पास चला गया, उसको जाके मैंने दिखाया तो उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा ये मैं होम्योपैथिक दवाई दे रहा हूँ। कितने दिन से दे रहा हूँ? अभी थोड़े दिन वो शुरू किए। उसने कहा यार इसका सर्जरी हाल देख लो, अगर कोई फ़ायदा होता है 10-15 दिन 20 दिन देख लो, तो फिर तुम ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ चले जाएंगे। 15-20 दिन गुजरने के बाद उसका बच्चा बेड रिडन था, वो चलना शुरू कर दिया। उसने जब चलना शुरू कर दिया तो उसने दोबारा जाके जो दूसरा सर्जन था उसको जाके दिखाया कि यार मेरा बच्चा तो कुछ इम्प्रूव हो रहा है।
तो उसने ये कहा कि हम इसका दोबारा MRI करवा के देख लेते हैं, लेकिन तू आगे ना उस पहले वाले को ज़रूर दिखा। वो कहता जी पहले वाले ने तो मुझे डांट दिया था। उसने कहा नहीं, तू जाके दिखा उसको ज़रूर। तो कहता मैं डरते डरते उसके पास गया, उसको मैंने दिखाया। तो उसने MRI की। MRI में वो जो बहुत ही छोटा सा स्पॉट रह गया, बाकी सारा गायब हो गया। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैंने तो पिछली दफ़ा आपको बताया था होम्योपैथिक दवाई दे रहा हूँ। तो उसने कहा वो दवाई किधर है? कहता जी मेरे पास तो नहीं, मेरे पास घर में पड़ी है। कहता ले आओ। और अपने PA को बुला के वो कहता है कि उसको कहता है इसके लिए कल की अपॉइंटमेंट दो और इसके लिए इससे पैसे कल के चार्ज ना करना। तो वो कहता है लिफाफा वो मेरा था। उसने जाके देखा तो पुड़ियाँ शुड़ियाँ थी उसमें, उसको खैर समझ नहीं आई। उसने ये ज़रूर कहा कि ये दवाई अब छोड़नी नहीं है, ये दवाई जो है ना आपने जारी रखनी है। तो ये कोई बख्त वाला डॉक्टर है जिसके हाथों इससे शिफा हो रही है। तो बात ये है कि जब हम दुनिया में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब हम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिजल्ट प्रोड्यूस कैसे होंगे? जब हम समझेंगे नहीं। जब हम बात ही नहीं समझ रहे तो हमने रिजल्ट कहाँ से देना है? और मैं उसलिए आपको बताऊं कि उसको जो मैंने मेडिसिन दी वो ट्यूबरक्लोसिस बेस पे दी, और उसको बच्चे को ट्यूबी की दवाइयां दी भी जा रही थी। तो हमने दवाई ट्यूबरक्लोसिस बेस पे दी, मैंने ट्यूबर दी, फास्फोरस दी, आर्सेनिक आयोडाइड दी। और चूंकि टीबी की दवाई उसको जारी थी तो हमने वो टीबी की जो दवाई है उनकी आइसोनाइज हमने साथ वो भी शुरू करवा दी पोटेंसी में। तो कहने का मकसद है कि ये जेनेटिक जो रेस तर रेस जो हिस्ट्री है इसको आपने मद्देनजर रखना है। तफसील बड़ी लंबी है। मैंने कुछ भाई साइकोटिक है तो मेडोरिनम दे दें, सिफलेटिक है तो सिफलिनियम दे दें। तो जो भी अगर जो कॉजेज़ दूसरी कॉजेज़ हैं उसको दे दें। तो बात यह है कि जेनेटिक्स को आपने इशू करना है, प्री नेटल चीज़ों को एड्रेस करना है। प्री नेटल चीज़ों को, फैमिली हिस्ट्री को आपने एड्रेस करना है। और फैमिली हिस्ट्री पे हमें कार्सिनोसम ब्रेक करेगी 1:100। कोई भी डिजीज़ आ जाए, कोई भी डिजीज़ आ जाए, चाहे वो कैंसर है, वो चाहे TB है, चाहे कुछ भी है, चाहे शुगर है, चाहे जोड़ों का दर्द है, अगर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आई तो कार्सिनोसन उसको एड्रेस करेगी। और फिर हमारा जो DNA है, जो हमारा DNA है, बेसिकली ये खराबी तो सारी DNA के अंदर आती है। अब DNA को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए आप एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, फैमिली हिस्ट्री भी इसका। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किस वजह से? देखिए टाइप 1 में आपको ऑटोइम्यून किस वजह से? मोस्ट कॉमन मैंने आपको कहा कि वैक्सीनेशन है। मोस्ट कॉमन यह है कि उस बच्चे को खसरा निकला हो। मोस्ट कॉमन यह है कि उसको चिकन पॉक्स निकला हो। तो खसरा निकला है तो उसको, और खसरा जो है, मीजल जो है, ये बच्चे को मार देता है। ऑटोइम्यून तो दूर की बात है। SSP डायग्नोज होके आया होता है। SSP ब्रेन के अंदर जब जाता है ना मीजल का बैक्टीरिया, तो मार देता है बच्चे को, उसको मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो आप उसको एड्रेस करें, अब वैक्सीन को एड्रेस करें। MMR वैक्सीन लगी है उसको एड्रेस करें। बच्चे को चीचे को हुआ तो उसको एड्रेस करें। चिकन पॉक्स हुआ उसको एड्रेस करें। उसने पोलियो वैक्सीन ली है उसको एड्रेस करें। और उसको जो भी डिजीज है उसको जरूर एड्रेस करें, ऑटोइम्यून ठीक हो जाएगी। अब ये एक्वायर्ड डिजीजेज हैं कि पैदा होने के बाद, देखिए टाइप 1 बचपन से शुरू हो जाएगी ना, तो उसको वहाँ से आपने करना है कि मैं उसको एड्रेस कर लूँ कि वो क्या चीज़ें ऐसी हैं, वो क्या ऐसा सबब बना है जो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और फिर वो मिस गाइडेड हो गया है। वो गलत जगह पे उसने जाके जाके उसको पेंक्रिया पे बीटा सेल पे अटैक कर दिया और बीटा सेल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपने उसको एड्रेस कर लिया तो बीटा सेल दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। बीटा सेल रीजनरेट हो जाएगा। तो एक्वायर्ड डिजीज पैदा होने के बाद यही बीमारियां हैं। अभी भी देखें ना, लोगों ने वैक्सीनेशन जिन्होंने ली वो अभी तक कई लोग सीधे नहीं हो रहे, कई एक मसाइल पैदा हुए हैं। और वाइड होम्योपैथी वे ऑफ सिस्टम है जो इसको एड्रेस करने की सलाहियत रखता है। बाकी किसी के पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है भाई।
अच्छा, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। मेंटल डिसऑर्डर मैंने इसलिए कहा कि जो आपका एक तो इंसुलिन डिक्रीज करती है ना शुगर को, मेंटल डिसऑर्डर जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करा देगा। वो नीचे जाके ना एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से जो है आपका कार्टिसोल बनाना शुरू कर देगा। तो ये मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बड़ा प्ले रोल करते हैं। मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, लव डिसअपॉइंटमेंट है, मसलसल ग्रीफ है, तो दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल होती है? आप उसको एग्नेशिया पे रखें। अभी मेरा एक केस ठीक हुआ, उसकी शुगर 9 थी, उसका HbA1c 9 था, तो हमने उसको साथ इग्नेशिया पे रखा और साथ एक दवाई ओपियम पे, और उसको मैंने रखा उस पर एलेक्जोन पे। तो अभी उसकी 5.7 आया 3 महीने के बाद। बात समझ आ रही है आपको? तो जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर हमारे पास बहुत बड़ी दवाइयाँ पड़ी हैं। इग्नेशिया बहुत अहम है, नेट्रोम्योर मेंटल डिसऑर्डर है, स्टेफिसेगेरिया मेंटल डिसऑर्डर है, एसिड फास्ट फिजिकल भी है, मेंटल डिसऑर्डर भी है, ऑरोमेट फिजिकल भी है एंड मेंटल भी है। आपका जो है पेरिस्क्वाडिफोलिया, सॉरी, हाँ, पेरिस्क्वाडिफोलिया है, और आपकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर भी रखती हैं, फिजिकल डिसऑर्डर भी रखती हैं। तो आपने वहाँ सिलेक्शन करनी है कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ अगर आप उसको फर्ज करें एलेक्जोन ही दे रहे हैं। देखें, आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी नुस्खा ज़रा बता दें। अब नुस्खा तो आपने खुद बनाना है कि कार्सिनोसन तो आपने ब्रेक करने के लिए देनी है। एलेक्जोन जो है उसका रोल ये है कि उसकी पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, और हम तो लाखों लोगों को खिला चुके हैं। मैं तो बहुत हज़ारों को तो मैं खिला चुका हूँ, और जब से मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, बेशुमार लोग एलेक्जोन का इस्तेमाल करें। एलेक्जोन भी आप हर मरीज़ को दे सकते हैं। फिर अगर स्ट्रेस वाला है तो आप उसको इग्नेशिया भी दे सकते हैं। और ऑर्गेनन की ये क्लास बड़ी वाज़ेह है कि एक जिस्म के अंदर 3 कॉजेटिव फैक्टर हो सकते हैं, 4 कॉजेटिव फैक्टर हो सकते हैं। आप उसको इंसुलिन बेशक देते हैं ना, आप उसको स्ट्रेस की दवाई नहीं देंगे तो ग्लूकागॉन तो रिलीज होगा, उसने तो शुगर लेवल रखना ही आप पे, उसने तो शुगर लेवल रखना ही आप पे, उसने तो नीचे ही नहीं लाना। कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसने तो शुगर लेवल नीचे ही रखना है, ऊपर रखना है, नीचे तो आने नहीं देना। तो मेंटल डिसऑर्डर्स मस्ट है, सदमा मस्ट है, एक्सीडेंट मस्ट है, इंजरी इंजरी जब होती है ना तो शुगर लेवल चेक करो तो यूं ऊपर गया होता है। कोई भी बॉडी का ट्रॉमा आता है शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये बाकी जो शुगर बढ़ाने वाले हैं ना ये सारे एक्टिव होते हैं। एमरजेंसी लागू हो जाती है, जब एमरजेंसी बॉडी पे लागू हुई तो उन्होंने क्या करना है, रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू के लिए उनको खतरा होता है नेचर को, कहीं शुगर लेवल गिर ना जाए हादसे में। तो शुगर लेवल गिर गया तो इसकी तो वैसे एक तो उस पर एक और बला आई हुई है, तो ऊपर से ये भी गिर जाए तो नेचर उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको एड्रेस करना है। फिर ओरिजिनेटिंग कॉज को एड्रेस करना है, ओरिजिनेटिंग कॉज को एड्रेस करना है। आप कहेंगे अब उतनी बातें दिखा के अब ओरिजिनेटिंग कॉज कौन सा हो सकता है? लिवर ओरिजिनेटिंग कॉज हो सकता है। बहुत सारी आपकी दवाइयां हैं जो लिवर की वजह से, अब ग्लाइकोजन ने लिवर में स्टोर होना है, बहुत सारी प्रोटीन लिवर ने बनानी है, आपका लिवर ही इफेक्टिव है तो आपकी बहुत सारी दवाइयां जो है, जैसे आपकी नाइट्रम सल्फ है, ये लिवर रिलेटेड है। तो बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो लिवर रिलेटेड हैं। अब वहां से दवाई ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? अब आपको जाके कोई अलाइड पैथोलॉजी बड़ी मिलती है, मतलब शुगर है तो उसको इम्पोटेंसी हो सकती है, शुगर है उसको डायबिटिक फुट हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी होती है। कॉम्प्लिकेशन तो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन अलाइड पैथोलॉजी और कॉम्प्लिकेशन को भी आपने देखना है। ओरिजिनेट कहां से हुआ, पहला पत्थर किसने मारा, पहली बीमारी कौन सी आई, पहला जिस्म किससे मुतासर हुआ,
पहला जिस्म किससे मुतासर हुआ वो आपने एड्रेस करना। देखें ये मल्टी डायमेंशन अप्रोच है। और ये जो है ना, मैं आपको ये बताऊं कि आपको इतना मुश्किल ना लगे, मैं तो आसान बड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। जेनेटिक कार्सिनोसिस लगा देनी है। 2 दवाइयाँ बड़ी आम है कि आपने लेक्सोन देनी है, स्ट्रेस रिलेटेड दवाई दे देनी है। फिर मैं आपको मैक्सिमम शुगर की जो दवाइयाँ मैं कोई 67 के करीब मैंने लिखी है, वो आपको मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन से डिफर करूँगा, एक एक लाइन से। ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी साइंस नहीं पढ़ानी है आपको, एक एक लाइन से हम डिफर करेंगे। ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये। फिर मैथमेटिक ग्रुप की जो मेडिसिन हैं 4 5 6 तो बड़े टॉप के मियाज़म हैं जी, जैसे सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, टीबी है, किसी को टाइफाइड होता है। टाइफाइड बॉडी की कोई ना कोई चीज़ खराब करके चलेगा। बहुत सारे लोग हैं मुझे डंगी हुआ तो मैं फिर सीधा नहीं हूँ आज तक। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे ये जो अभी फैला है इससे हम सीधे नहीं हुए अभी तक। तो ये पॉजिटिव फैक्टर है ना भाई मेरे, ये ओरिजिनेट यहाँ से हुआ, इसको एड्रेस करें ना। और फिर इसको एड्रेस करने के लिए आपको मियाज़मेटिक मेडिसिन भी है, लेकिन मियाज़मेटिक निसोड भी हैं। निसोड जो है वो है कि जो उस बीमारी के मुतासरा हिस्से से या उस जरासीम से बनाए गए हैं। जैसे मेडोरिनम है, जैसे सिफिलिनम है, जैसे ट्यूबरकुलोनियम है, जैसे बेसिलिनम है, जैसे कार्सिनोसन। अब तो कार्सिनोसन के बहुत सारे निसोड बन चुके हैं भाई। एक हमारे पास पहले 4 निसोड थे कैंसर के। हमारे पास कार्सिनोसन था, हमारे पास एंथ्रेक्सिनम था, हमारे पास एपिस्टेरिनम था, हमारे पास सिक्रीनम थी। अब तो कार्सिनोसन ब्रेन बन गई है, अब कार्सिनोसन लिवर बन गई है, स्टमक बन गई है, माउथ बन गई है, ग्लैंड बन गई है, बोवल बन गई है, स्टोमा बन गई है। बेशुमार अब कैंसर के निसोड स्पेसिफिक और जेनेटिक कॉजेज पे काम करने वाले निसोड, और हम इनसे बेताशा, मैं कार्सिनोसन लिवर का बेताशा इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं इससे। तो ये चीजें आपने एड्रेस करनी है, मियाज़मेटिक ग्रुप आपने जहन में रखना है। निसोड का फिर जनरल मेडिसिन आ जाएंगे। देखिए हमने पूरी जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, ऑटोइम्यून की कॉजेज क्या हो सकती हैं, एक्वायर्ड डिजीज, मेंटल ओरिजिनेटिंग कॉजेज, एनालाइड पैथोलॉजी, फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। बात कोई समझ की तरफ जा रही है? मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा आप इसको समझ लेंगे या एक दफ़ा दोबारा सुनेंगे, ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। और मेरी कोशिश ये होती है कि आपको दोबारा सुनना भी ना पड़े। मतलब इतनी बार लोग आके आपको लेक्चर देते हो कि ना उसका सिर होता है ना उसका पैर होता है, और ना उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है ना वो किसी की बना सकते हैं, सिर्फ शौक होता है लेक्चर देने का। लेकिन सिस्टम की सर्विस अगर आपने करनी है, इस सिस्टम को आपने खड़ा करना है, जो आपके तजर्बे में आया, जिससे आपको फ़ायदा हुआ वो लोगों को, जिससे आपको फ़ायदा, आप गुमराह ना करें। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ बताने से, ना बताने से बेहतर है कि आप कुछ ना बताएं जो गलत बता रहे हैं आप। इससे बेहतर है कि मुंह ही बंद रखें। और इसकी बहुत बड़ी सजा है आप लोगों को मिसलीड करें, और सख्ती से ममानत है। उसने कहा कि दानश्वराना गुफ्तगू मत करें अगर आपको ठीक करने की सलाहियत नहीं है।